कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम लेट जॉइन कर पाए, तो इसको हम आगे की क्लास में है उसको कवर कर लेंगे। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति के रिगार्डिंग, जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उनकी पावर्स, विधायी शक्तियाँ, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, उन तमाम चीज़ों के बारे में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसके रिगार्डिंग अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी है, कोई डाउट है, तो मेरे से पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम आगे की जो अपनी डिस्कशन है उसको देखेंगे। आज की क्लास में हम समझेंगे जो राष्ट्रपति है, अगर उनके पास जो राज्य है, जो स्टेट्स है, उनके द्वारा उनके समक्ष किसी विधेयक को रखा जाता है, तो उस बिल के रिगार्डिंग राष्ट्रपति के पास क्या पावर्स रहती है, वो आज का हमारा पहला टॉपिक है। इसके बारे में हम समझते हैं। राज्य विधेयकों को अनुमति प्रदान करना, इसका मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति के पास किसी राज्य विशेष से कोई बिल आता है राज्यपाल के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग राष्ट्रपति के पास क्या पावर्स रहती है, कौन कौन से डिसीजन राष्ट्रपति उसके रिगार्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं हम इसको। तो देखिए, आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रख सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 है, उसके अकॉर्डिंग राज्यपाल है किसी भी राज्य का, वो राष्ट्रपति के लिए किसी भी राज्य से रिलेटेड किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 200 में प्रोविज़न किया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बिल, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी राज्य विशेष से किसी राज्य के गवर्नर ने किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए, राष्ट्रपति की परमिशन के लिए रिजर्व रखा है, तो उस बिल के रिगार्डिंग राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर्स रहती है, कौन कौन से राष्ट्रपति के पास विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं उस विशेष बिल के रिगार्डिंग। तो देखिए, पहला यह है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति दे सकता है। जो विधेयक किसी राज्य के राज्यपाल ने राष्ट्रपति की परमिशन के लिए रिजर्व रखा है, उस बिल को राष्ट्रपति है वो परमिशन दे सकते हैं। पहला ऑप्शन इनके पास ये रहता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि राष्ट्रपति विधेयक को परमिशन देने से मना कर सकते हैं। जो किसी राज्य का बिल है उसको परमिशन देने से राष्ट्रपति मना कर सकते हैं, ये उनके पास दूसरा ऑप्शन रहता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि उस विशेष बिल को जो किसी राज्य के राज्यपाल ने राष्ट्रपति की परमिशन के लिए, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखा है, उस बिल को पुनर्विचार के लिए वापस उस राज्य में, राज्य की विधानमंडल में भेज सकते हैं राष्ट्रपति। ये तीसरा ऑप्शन रहता है राष्ट्रपति के पास। अब देखिए, अगली बात इसके रिगार्डिंग ये है कि जब पुनर्विचार के लिए उस विशेष बिल को राष्ट्रपति ने उस राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के पास में भेजा है और वापस वो विधानमंडल उस बिल पे विचार करके पुनः उसी बिल को वापस राष्ट्रपति के पास भेजे, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है उस बिल पे परमिशन देने के लिए। उनके पास किसी भी प्रकार की बाइंडिंग नहीं है। जबकि जो संसद की जो मंत्रिपरिषद के द्वारा उनके पास कोई भी बिल भेजा जाता है, तो उस बिल को अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस संसद के पास भेजते हैं और संसद वापस पुनर्विचार करके उसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को उस बिल पे परमिशन देना कंपल्सरी होता है, बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है। जबकि राज्य विधानमंडल के बिल के रिगार्डिंग कोई भी कंपल्सरी नहीं है, राष्ट्रपति चाहे तो उस पर परमिशन दे, अन्यथा नहीं दे। तो ये किसी राज्य के बिल के रिगार्डिंग राष्ट्रपति के पास जो पावर्स थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। हमने ये समझने की कोशिश की है कि किसी राज्य के अगर राज्यपाल को, गवर्नर को यह लगे कि इस बिल को राष्ट्रपति की परमिशन के लिए रिजर्व रखना चाहिए, तो वो उस बिल को राष्ट्रपति की परमिशन के लिए रिजर्व रखते हैं। अब उस बिल के रिगार्डिंग राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो उस बिल को परमिशन दे सकते हैं। दूसरा ये ऑप्शन है कि वो उस बिल को परमिशन ना दे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो उसको उस राज्य जहाँ से वो बिल आया, उस राज्य के विधानमंडल में वापस पुनर्विचार के लिए भिजवा सकते हैं। अब अगली बात इसमें यह है कि अगर पुनर्विचार के लिए उस राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति ने
बिल को भेज दिया और उस बिल पर पुनर्विचार करके उस राज्य के विधानमंडल ने वापस दोबारा राष्ट्रपति के पास अगर उस बिल को भेज दिया, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को उस बिल पर परमिशन देना बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। जबकि संसद में जो बिल राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के बाद वापस आते हैं, उस पे राष्ट्रपति को परमिशन देना जरूरी होता है। और ये वाला जो प्रोविजन है संसद के रिगार्डिंग जो बाध्यकारी, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रोविजन किया गया था, जो कि ऑलरेडी हमने जब संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस किया था उसमें हम पढ़ चुके हैं। आइए आगे हम समझते हैं राष्ट्रपति की विटो शक्तियों के बारे में। टाइप्स ऑफ विटोज। राष्ट्रपति के पास जो कुछ ऐसी जो बिल्स है उनके रिगार्डिंग कुछ ऐसी पावर्स होती है, उन पावर्स को विटो पावर्स के नाम से जाना जाता है। कोई भी अगर बिल राष्ट्रपति के पास संसद के द्वारा पारित करके भेजा जाता है तो उस मामले में राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी पावर्स होती है, उन्हीं पावर्स को विटो पावर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की विटो पावर्स होती है। पहली है निरपेक्ष विटो या फिर आत्यांतिक विटो, और इसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट विटो के नाम से जाना जाता है। इस विटो के रिगार्डिंग राष्ट्रपति क्या करते हैं? इस विटो के रिगार्डिंग राष्ट्रपति जब संसद के द्वारा कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इसके आधार पर किसी भी बिल को परमिशन दे सकते हैं। तो निरपेक्ष विटो, आत्यांतिक विटो या फिर एब्सोल्यूट विटो में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकते हैं। दूसरा है आपका निलंबनकारी विटो, जिसको इंग्लिश में सस्पेंशन विटो के नाम से जाना जाता है। इस वाली पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को जो कि संसद से राष्ट्रपति की परमिशन के लिए भेजा जाता है, उस बिल को राष्ट्रपति संसद के पास वापस पुनर्विचार के लिए, डिस्कशन के लिए भेज सकते हैं। यह है आपका निलंबनकारी विटो या सस्पेंशन विटो। तीसरे टाइप का विटो होता है पॉकेट विटो। इस विटो के आधार पर भारत के राष्ट्रपति जो भी बिल है वो संसद के द्वारा उनके पास भेजे जाते हैं, उन बिल पे ना तो वो परमिशन देते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजते हैं। इसका मतलब ये है कि इस विटो वाली पावर के रिगार्डिंग राष्ट्रपति उस बिल पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। तो ये होता है आपका पॉकेट विटो। इसके आधार पर राष्ट्रपति किसी भी बिल को अपने पास अनिश्चितकालीन टाइम के लिए रख सकते हैं। ये पॉकेट विटो का जो टाइम पीरियड है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास लिमिटेड रहता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के पास इसकी कोई टाइम पीरियड है वो मेंशन नहीं किया गया है। तो ये तीनों विटो हमने डिस्कस किए राष्ट्रपति के रिगार्डिंग। इनके आधार पर राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किए गए किसी भी बिल पर अपने विवेक के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब हम समझते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें हम समझेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास फाइनेंस के रिगार्डिंग कौन कौन सी पावर्स है। तो आइए देखते हैं हम। तो पहला यह है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट को संसद के समक्ष रखवाते हैं। जो देश का बजट बनता है उस बजट को संसद में रखवाने का जो काम है वो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। उन्हीं की परमिशन से संसद में बजट को रखवाया जाता है और रखने का काम है वो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। तो ये वाली फाइनेंस के रिगार्डिंग भारत के राष्ट्रपति को पहली पावर है। दूसरी पावर यह है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन या पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जा सकता है। धन विधेयक जिसके बारे में पिछली क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, धन विधेयक या मनी बिल, इसका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में प्रोविजन किया गया है। और धन विधेयक किसी भी देश के टैक्स को हटाने, किसी भी नए टैक्स को लगाने या फिर किसी पुराने टैक्स को ख़त्म करने के रिगार्डिंग जो बिल होते हैं उनको मनी बिल या धन विधेयक के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप का कोई भी बिल है, धन विधेयक है, वो संसद में अगर पेश किया जाएगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या फिर प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक प्रकार की राष्ट्रपति की फाइनेंस के रिगार्डिंग पावर होती है। तीसरी पावर हम समझते हैं कि अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में नहीं की जा सकती। अनुदान की मांग क्या होती है? देखिए, जब बजट संसद में पेश किया जाता है
इसको हम समझते हैं अनुदान की मांग को। देखिए, जब भी संसद में बजट पेश किया जाता है और इसको संसद में रखवाने का काम है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जबकि इसको संसद में रखा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो जब ये बजट संसद में रखा जाता है तो इस बजट में तमाम चीज़ें होती है कि देश के कौन से मंत्रालय को, कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया जाएगा, किस स्कीम के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, तमाम चीज़ें इस बजट में डिस्कस की जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है, उनको किसी बड़े हाईवे का निर्माण करना है और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें 1000 करोड़ है उसकी नीड होगी। अब दूसरे जैसे आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री है, उनको किसानों के विकास के लिए जैसे कि उनको 500,000 करोड़ की ज़रूरत है बजट में, किसानों के लिए नई स्कीम, नए सिंचाई के लिए ड्रोन वगैरह, इनकी फैसिलिटी के लिए उन्होंने कहा कि हमें 5,000 करोड़ की ज़रूरत है। तो अब अलग अलग जो मंत्रालय है उनके द्वारा अपनी स्कीम को कंप्लीट करने के लिए, नए नए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इस बजट में पैसों की डिमांड की जाती है, ग्रांट की डिमांड की जाती है, और इसी पैसों की डिमांड या ग्रांट को ही अनुदान की मांग के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे, अनुदान की मांग क्या होती है। जिस भी मंत्रालय द्वारा जिस भी आपने प्रोजेक्ट या स्कीम को कंप्लीट करने के लिए बजट में से जितने पैसों की डिमांड की जाती है उसको ग्रांट या फिर अनुदान की मांग के नाम से जाना जाता है। तो ये जब अनुदान की मांग संसद में रखी जाती है तो इसके लिए भी जो भारत के प्रेसिडेंट है उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है, उनकी पूर्व अनुमति के बिना ये अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। तो यह भी एक प्रकार से भारत के राष्ट्रपति की फाइनेंस से रिलेटेड पावर होती है। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। अगली बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 साल में एक वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का गठन करने की पावर होती है। अब फाइनेंस कमीशन क्या होते हैं? फाइनेंस कमीशन इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में किया गया है। और ये जो फाइनेंस कमीशन है वो देश के तमाम राज्यों में केंद्र सरकार का जो जितना भी धन होता है, जितनी भी टैक्सेस से, इन्वेस्टमेंट से जो मनी प्राप्त होती है केंद्र सरकार को, उस धन को विभिन्न जो स्टेट है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने की सिफारिश है वो आपका फाइनेंस कमीशन करता है राष्ट्रपति से, और उन्हीं की सिफारिशों के अकॉर्डिंग विभिन्न जो तमाम भारत के राज्य हैं उनको पैसे दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये होता आपका वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन, और इसके गठन करने की जो पावर है वो प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति को दी जाती है, और राष्ट्रपति इसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की भारत के प्रेसिडेंट की फाइनेंस के रिगार्डिंग पावर होती है, जिसको वित्तीय शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये तमाम जो पावर्स है उनको हमने समझने की कोशिश की है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ है, इसमें हमने समझा कि जो भारत के राष्ट्रपति है उनको सबसे पहले जो बजट है वो भारत के राष्ट्रपति की परमिशन के आधार पर ही संसद में पेश किया जाता है। दूसरा, हमने समझा कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक भी संसद में पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन या पूर्व अनुमति की ज़रूरत होती है। तीसरा, हमने ये समझा कि जो अनुदान की मांग है, जो बजट से रिलेटेड विभिन्न स्कीम्स के लिए जो पैसा मांगा जाता है विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, वो पैसा मांगने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत होती है। तो ये भी फाइनेंस से रिलेटेड राष्ट्रपति की पावर से। अगला, हमने देखा कि जो वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का प्रत्येक 5 साल में जो गठन करने की पावर्स है वो भी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये तमाम जो पावर्स है वो फाइनेंस से रिलेटेड हमने डिस्कस करने की। अब आगे हम डिस्कस करते हैं
अगला अपना टॉपिक है, उसके बारे में हम समझते हैं। अगला अपना टॉपिक है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास जस्टिस से रिलेटेड कौन कौन सी पावर्स होती है, न्यायपालिका से रिलेटेड कौन कौन सी पावर्स है। तो उसमें जो सबसे पहली पावर्स है वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति जो आपके सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं और जो अदर जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट करने का काम करते हैं। तो ये उनकी जुडिशरी से रिलेटेड पावर होती है। तीसरी पावर ये है कि जो आपके भारत के राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है और जो हाई कोर्ट के जज है उनको अपनी पोस्ट से हटाने का पावर भी रखते हैं। तो ये इनकी एक और पावर है। और तीसरी पावर इनकी ये है कि भारत के राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लीगल मामले में एडवाइस ले सकते हैं, किसी भी कानूनी मुद्दे पर सलाह ले सकते हैं। तो ये इनकी न्यायपालिका से रिलेटेड तीसरी पावर्स है। तो ये तमाम जो राष्ट्रपति की न्यायपालिका से रिलेटेड शक्तियाँ उनके बारे में हमने समझा है। पहले ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है और हाई कोर्ट के जो जज है उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, अदर जो जज है उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। दूसरा हमने समझा कि जो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। और तीसरा हमने ये समझा कि जो लीगल मैटर्स है, जो कानूनी मामले हैं, उनके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी टाइम एडवाइस ले सकते हैं। तो ये तीसरी इनकी न्यायपालिका से रिलेटेड जो पावर्स है वो हमने समझी है। अब आगे हम समझते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अपना अगला टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास जब देश में इमरजेंसी लग जाती है तो उस टाइम कौन कौन सी इमरजेंसी के रिगार्डिंग पावर्स होती है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी के रिगार्डिंग 3 पावर्स होती है और जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से 360, अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, जिसमें तमाम जो इमरजेंसी है उनके बारे में प्रोविजन किया गया है। तो तीनों पावर के बारे में हम समझते हैं। राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी से रिलेटेड पहली पावर है उसका नाम है राष्ट्रीय आपातकाल या फिर नेशनल इमरजेंसी। अब देखते हैं ये क्या होती है। तो देखिए, जब भी देश में कोई विदेशी किसी राष्ट्र के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है, या फिर किसी अदर जो आतंकवादी संस्था है उसके द्वारा अगर देश में कोई अटैक कर दिया जाता है, और तीसरा ये है कि अगर देश की जो आर्मी है उनके बीच में रिबेलियन हो जाए, भारत की सेनाओं के बीच में अगर कोई विद्रोह हो जाए, तो इन तीनों कंडीशंस के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल या फिर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और ये नेशनल इमरजेंसी जो आपकी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 352 के रिगार्डिंग लगाई जा सकती है। उसके लिए जो कंपलसरी जो अनिवार्य शर्त है वो हमने समझा कि ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तो भारत पे किसी दूसरे देश के द्वारा अगर अटैक कर दिया जाता है, दूसरा अगर किसी दूसरी कोई आतंकवादी संस्था है उसके द्वारा अगर भारत पे अटैक कर दिया जाता है, और तीसरी कंडीशन ये है कि भारत की जो आर्मी है उनके बीच में अगर कोई रिबेलियन या फिर सेनाओं में कोई विद्रोह फैल जाए तो उस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब आगे हम समझते हैं नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको जब मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब डिक्लेयर करने के 1 महीने के अंदर अंदर भारत की जो लोकसभा है और राज्यसभा है उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है आपातकालीन जो आपकी इमरजेंसी है उसको कंटिन्यू करने के लिए। अब दूसरा इसमें यह कहा गया है कि पहली बार में जब जो आपकी राष्ट्रीय आपातकाल है उसको लागू कर दिया जाता है तो ये आपके 6 मंथ तक कंटिन्यू रहता है, 6 महीने तक चलता रहता है, एक बार अगर लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन मिल जाए तो। किंतु अगर 6 मंथ के टाइम पीरियड से ज़्यादा वापस 6 मंथ तक इसको अगर बढ़ाना हो तो उस कंडीशन में जो भारत की
संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की विशेष बहुमत की परमिशन होती है। विशेष बहुमत जिसके बारे में ऑलरेडी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि संसद के जो तमाम जो सदस्य हैं उन सदस्यों का या तो 50% से ज़्यादा, या फिर जिस दिन ये बिल संसद में रखा जाता है उस दिन जितने भी सदस्य या मेंबर आपके मौजूद थे और जिन्होंने वोट दिया उनका टोटल 2/3 या फिर 2/3 सदस्य अगर इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो दोनों शर्तों के आधार पर फिर ये जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी है वो नेक्स्ट 6 मंथ तक कंटिन्यू रहती है। तो इस प्रकार से ये 1 साल तक चलता रहता है। अब हम समझते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को समाप्त किस प्रकार से किया जा सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी को समाप्त करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मंत्रिमंडल लिखित रूप में जब राष्ट्रपति को ये कह दे तो राष्ट्रपति एक घोषणा या फिर डिक्लेरेशन के द्वारा किसी भी टाइम नेशनल इमरजेंसी को समाप्त कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर लोकसभा में साधारण बहुमत या फिर सिंपल मेजोरिटी से एक प्रस्ताव ला करके इस नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में समझने की कोशिश की है। अब हम ये समझते हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में स्टार्ट होता है तो उसके कारण जो आपके स्टेट्स है, जो राज्य है, उन पे क्या क्या फर्क पड़ता है या प्रभाव क्या पड़ता है वो हम समझते हैं। तो देखिए, जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो जो आपकी राष्ट्रपति है, जो केंद्र सरकार है, वो राज्य सूची और संघ सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में जो आपका यूनियन लिस्ट है, संघ सूची या फिर जो स्टेट लिस्ट या फिर राज्य सूची है, उनमें जो जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूड है उनके रिगार्डिंग कानून बना सकती है। दूसरा यह है कि अगर आपका जो पार्लियामेंट किसी भी सेशन में नहीं है, संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस कंडीशन में जो भारत के राष्ट्रपति है वो अध्यादेश के द्वारा, अध्यादेश जिसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 में किया गया है, अध्यादेश के द्वारा भी संसद के समान कानून बना सकते हैं स्टेट लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट पर। तीसरा यह है कि आपातकाल के दौरान संघ सरकार राज्यों को किसी भी मुद्दे पर निर्देश दे सकती है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो केंद्र सरकारें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी भी प्रकार के डायरेक्शंस या फिर निर्देश दे सकती है किसी भी प्रकार के विषयों पर। तो ये तीनों चीज़ें हमने देखी है कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो जो तमाम भारत के राज्य या स्टेट्स हैं उन पे कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रभाव यह है कि जो संघ सरकार, केंद्र सरकार है, वो आपके यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, राज्य की जो जितने भी सब्जेक्ट है उन पे कानून बना सकती है संसद। दूसरा, हमने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल संसद अपने सेशन में नहीं है, संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके संसद के समान आपके राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इन पे कानून बना सकती है। और तीसरा, हमने ये समझा कि जो आपके केंद्र सरकार है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को आपातकाल के टाइम किसी भी प्रकार के निर्देशन या फिर ऑर्डर्स दे सकती है। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी। अब हम समझते हैं कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स पे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, मौलिक अधिकारों पे कौन से प्रभाव होते हैं जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आपका आर्टिकल 19 में जो तमाम फंडामेंटल राइट्स है, जिनके बारे में जो हमने फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें सारी चीज़ें हमने समझी थी कि आर्टिकल 19 में कौन कौन से आपके फ्रीडम है वो दी गई है, कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो उसमें जैसे हमने देखा कि फ्रीली आप देश के किसी भी हिस्से में आप घूम सकते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन बना सकते हैं, आप बिना हथियारों के कहीं पर भी आप एकत्रित हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग हमने डिस्कस की थी। तो वही हम समझ रहे हैं कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल
352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें जो तमाम जो स्वतंत्रताएं हैं, जो फ्रीडम्स है, वो बिना राष्ट्रपति की डिक्लेरेशन के ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। जबकि जो दूसरे आपके फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स एक है आर्टिकल 20 और दूसरा है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 में अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि के बारे में बात की गई है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो वो भी अपने आप को दोष मुक्त साबित कर सकता है। और आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ, जिसमें जीवन जीने के अधिकारों के बारे में प्रोविज़न किया गया है। तो इन दोनों आपके आर्टिकल्स में जो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग फ्रीडम दी गई है, वो उन पे जब नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है देश में, उस टाइम पीरियड पे इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का बैन नहीं लगाया जा सकता है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 पे। जबकि जो आर्टिकल 19 है अनुच्छेद 19 से, वो ऑटोमेटिकली उस पर बिना राष्ट्रपति की डिक्लेरेशन के, बिना राष्ट्रपति की घोषणा के, उसकी जो तमाम फ्रीडम है उन पे बैन लग जाता है। तो ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनके रिगार्डिंग हमने समझा कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो मौलिक अधिकारों पे कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे हमने समझा है। अब हम समझते हैं कि देश में कितनी बार है वो नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है आर्टिकल 352 के रिगार्डिंग। तो देखिए, देश में पहली बार जो नेशनल इमरजेंसी है वो ईयर 1962 वर्ष 1962 में लगाया गया था, जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर चल रहा था। जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, उस टाइम पहली बार देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। सेकंड टाइम में जब 1971 वर्ष 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर देखने को मिला, तो उस टाइम देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। और तीसरा जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1975 वर्ष 1975 में, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी के द्वारा आपके देश में नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। क्योंकि इस 1975 के टाइम पीरियड से पहले जो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो प्रोविजन था, उसमें यह कहा गया था, एक तीसरा वर्ड था आंतरिक अशांति। ये एक वर्ड पहले आपके आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में ऐड किया गया था। तो जो 1975 में जो देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, वो आंतरिक अशांति के रीजन के कारण ही इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लगाई गई थी। और इसी मिसयूज को रोकने के लिए फिर 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आंतरिक अशांति वाले वर्ड को चेंज करके इसकी जगह डाल दिया गया था आपका सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह या फिर आर्मी रिबेलियन। तो उस 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद में ये प्रोविजन किया गया कि जो आंतरिक अशांति के कारण जो देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है वो नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि 1975 में इसका मिसयूज किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए फिर इस आंतरिक अशांति वाले वर्ड को हटा करके इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह वर्ड है वो ऐड किया गया। और उसमें कहा गया कि जब देश की सेनाओं के बीच में कोई विद्रोह या फिर आर्मी में कोई रिबेलियन होगा, तब ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये वाले प्रोविज़न हमने नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के रिगार्डिंग समझने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक की डिस्कशन में किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछे। यहाँ हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम राष्ट्रपति की जो फाइनेंशियल पावर्स है, वित्तीय जो शक्तियाँ हैं, उनके बारे में डिस्कस किया हमने। और हमने ये देखा है कि जो राज्य के जो बिल्स होते हैं, जो तमाम जो स्टेट्स हैं, उनके अगर बिल राष्ट्रपति के पास में गवर्नर के द्वारा रिजर्व किए जाते हैं, उनके पास में भेजे जाते हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ये तीनों टॉपिक हमने अभी तक समझा है। तो
तो इसके रिगार्डिंग किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं, अन्यथा हम आगे की डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अब हम। अब हम समझते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। देखिए राष्ट्रपति शासन क्या होता है, इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में किया गया है और इसको कैसे लागू किया जा सकता है और कैसे समाप्त किया जा सकता है, तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति शासन का मतलब ये है कि जब देश का कोई भी राज्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए गए रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जब काम ना करे, संविधान में बनाए गए नियमों या कानूनों के अनुसार अगर देश का कोई भी राज्य काम नहीं करे, तो उस कंडीशन में उस राज्य के गवर्नर के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, या फिर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से भी राष्ट्रपति शासन उस राज्य विशेष में लगा सकते हैं। और ये वाला प्रोविज़न है राष्ट्रपति शासन लगाने का, प्रेसिडेंट रूल का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में किया गया है। अनुच्छेद 356 में ये तमाम बातें कही गई है प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन के रिगार्डिंग। तो अब हम समझते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित परमिशन की ज़रूरत होती है, और जब मंत्रिपरिषद लिखित में राष्ट्रपति को ये बोल दे तो उसी टाइम पीरियड किसी भी राज्य विशेष में जो राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया जा सकता है। अब देखिए आगे इसमें बातें कही गई है वो हम समझते हैं। तो राष्ट्रपति शासन है उसको 2 महीने के अंदर कंटिन्यू करने के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा है उनकी सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, और जब 2 महीने के अंदर इनकी सिंपल मेजोरिटी प्राप्त हो जाती है राष्ट्रपति शासन वाले प्रस्ताव के रिगार्डिंग, तो फिर ये 6 महीने तक कंटिन्यू रहता है, और फिर वापस 6 महीने के बाद में इसको कंटिन्यू और किया जा सकता है। किंतु इसको अगर 1 वर्ष से ज़्यादा किसी राज्य में अगर इसको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये है कि अगर देश के किसी अन्य पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हो, अगर राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो देश के किसी अन्य पार्ट में, तो उस टाइम है वो किसी देश में जो राष्ट्रपति शासन है उसको 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया हो उस राज्य में अगर चुनाव आयुक्त जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे इस टाइम में चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है, तो उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर भी फिर उस राज्य विशेष में जो आपका राष्ट्रपति शासन है उसको 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। अब इसको मैक्सिमम है वो 3 साल के लिए किसी राज्य में इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल के बारे में हमने डिस्कशन किया है कि राष्ट्रपति शासन है वो मंत्रिपरिषद की लिखित परमिशन के आधार पर राष्ट्रपति है वो किसी भी राज्य में लागू कर सकते हैं, अगर कोई भी राज्य है वो संविधान के बनाए गए रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। फिर हमने ये समझा कि राष्ट्रपति शासन अगर एक बार लागू हो जाए तो 2 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको समर्थन मिलना जरूरी होता है। फिर ये 6 महीने तक कंटिन्यू रहता है, 1 साल तक, और 1 साल से ज़्यादा अगर इसको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन हमने ये समझा कि अगर देश के किसी अन्य पार्ट में उसी टाइम पीरियड अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर आपके कोई चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उसमें अभी इस टाइम पीरियड में इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, और मैक्सिमम 3 साल के लिए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें राष्ट्रपति शासन के बारे में हमने समझी है। अब हम समझते हैं कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो फिर उस राज्य पे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, उस स्टेट पे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो देखिए जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य की
जो स्टेट लिस्ट है उनमें शामिल सभी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाता है। और उस कंडीशन में राष्ट्रपति है वो या तो स्वयं या फिर अपने द्वारा अपॉइंट किए गए किसी ऑफिसर, बड़े स्तर के अधिकारी के द्वारा वहाँ पे कानून बनाने का या फिर शासन करने का अधिकार रखते हैं। तो ये वाली चीज़ें प्रेसिडेंट रूल या फिर राष्ट्रपति के शासन के रिगार्डिंग हमने डिस्कस की है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं वित्तीय आपातकाल या फिर आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन देश में कितनी बार लगाया जा चुका है। तो देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रपति शासन अभी तक लगभग आपके 134 बार है वो पूरे देश में लगाया जा चुका है समथिंग। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन है वो आपके मणिपुर और आपके यूपी, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, जो कि 10 टाइम 10 टाइम लगाया गया, दोनों में 10 बार समथिंग राष्ट्रपति शासन लग चुका है अभी तक। और टोटल है वो पूरे देश में 134 बार राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति शासन का बहुत बार मिसयूज भी किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम डिस्कस करते हैं वित्तीय आपातकाल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि वित्तीय आपातकाल क्या है और वित्तीय आपातकाल किस प्रकार से लगाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से जैसे राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति की जनरल डिक्लेरेशन या फिर सामान्य घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जा सकता है, जैसे आपके राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति की सामान्य उद्घोषणा के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार से हम इसमें समझेंगे कि वित्तीय आपातकाल को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से लागू किया जा सकता है और उसके जो विभिन्न देश के स्टेट्स हैं उन पे कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल का प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 में किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर देश के आर्थिक हालात ख़राब हो जाए, अगर देश की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, देश में पैसों की कमी हो जाए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की लिखित परमिशन के आधार पर वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं पूरे देश में या देश की किसी पार्ट में। अब देखिए, अभी तक जो देश में आपके वित्तीय आपातकाल है वो एक बार भी नहीं लगा हुआ है, मतलब कि अभी तक देश के आर्थिक हालात है वो सही चल रहे हैं, देश में किसी भी प्रकार की पैसों की कोई कमी नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग अभी तक एक बार भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के हालात पैदा नहीं हुए हैं। अब देखिए, हम राष्ट्रीय आपातकाल में जो वित्तीय आपातकाल है उसके रिगार्डिंग समझते हैं आगे कौन कौन से प्रोविजंस है। तो देखिए, वित्तीय आपातकाल की अवधि को बढ़ाने के लिए 2 महीने के अंदर अंदर जो संसद के दोनों सदन है, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है, वहाँ से सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। अगर 2 महीने के अंदर दोनों सदनों से सिंपल मेजोरिटी के परमिशन मिल जाती है तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल है वो कंटिन्यू रहता है। और दूसरा इसमें ये कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल के समाप्त करने के लिए जो राष्ट्रपति है वो सिंपल आपके डिक्लेरेशन या फिर सामान्य घोषणा के द्वारा इसको कभी भी समाप्त कर सकते हैं। और तीसरी, हमने ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि देश में अभी तक एक बार भी राष्ट्रीय आपातकाल या फिर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हम ये देखते हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो आपके देश के तमाम स्टेट्स हैं उन पे कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो पहला ये है कि राज्यों के कुछ या सभी कर्मचारी या अधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जब देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो केंद्र सरकार है वो अपने सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों या कुछ एक कर्मचारी या अधिकारियों के जो पेंशन, वेतन भत्ते, जो सैलरी है उनमें कटौती कर सकती है।
दूसरा प्रोविज़न ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑफिसर वगैरह है उनकी सैलरी में भी जो केंद्र सरकार है वो कटौती कर सकती है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है और जो हाई कोर्ट के जज है उनकी पेंशन, उनकी सैलरी, उनके भत्तों में भी जो केंद्र सरकार है वो कटौती कर सकती है आपके वित्तीय आपातकाल के टाइम पीरियड में। तो ये तीनों चीज़ें हैं वो हमें इसमें समझने को मिली है। इसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि सामान्यतः हम सब ये समझते हैं कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं और जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके नॉर्मल कंडीशन में कभी भी उनकी सैलरी में, उनके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। किंतु जब देश में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तब जो देश के सुप्रीम कोर्ट के जज है और जो हाई कोर्ट के जज है उनकी सैलरी, उनके भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हम समझते हैं आपके आगे। तो देखिए यहाँ तक हमने 3 इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया है। पहला आपका राष्ट्रीय आपातकाल या फिर नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जिसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में किया गया था। फिर हमने जो राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल के बारे में समझा, जिसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में किया गया है। फिर हमने अभी लास्ट में आपका जो वित्तीय आपातकाल या फिर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसके बारे में समझा, जिसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 में किया गया है। इन तीनों में हमने ये समझा कि इन तीनों की किस प्रकार से शुरुआत की जा सकती है, ये तीनों अभी तक देश में कितनी बार लगाए जा चुके हैं, इन तीनों की शुरुआत के कारण आगे इनको अगर कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस है वो हमने समझी। इसको इन तीनों को अगर समाप्त करना है तो समाप्त करने के लिए किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, इन तीनों के कारण जो देश के तमाम स्टेट्स हैं उन पे कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं, और जो आपके नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग हमने जो फंडामेंटल राइट्स है उन पे कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने नेशनल इमरजेंसी वाले टॉपिक में समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम अगले टॉपिक के बारे में समझते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रपति के द्वारा समाधान। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के जो प्रेसिडेंट है वो कौन कौन से लोगों को माफ़ी दे सकते हैं, कौन कौन से व्यक्ति विशेष को क्षमा कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति को जो माफ़ी देने की जो स्पेशल पावर है उसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 अनुच्छेद 75 में किया गया है, जिसके रिगार्डिंग राष्ट्रपति है वो इन तमाम लोगों को माफ़ी दे सकते हैं, उनको समाधान कर सकते हैं। तो देखिए पहला है आपके यूनियन लिस्ट या केंद्र सरकार से संबंधित जो जितने भी सब्जेक्ट है, आपकी केंद्र सरकार की जो यूनियन लिस्ट है और केंद्र सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन से संबंधित जो जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों, उन सभी सब्जेक्ट में राष्ट्रपति है वो समाधान कर सकते हैं। अगला है आपका कोर्ट मार्शल वाले अपराधी को। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेना ने किसी सैन्य कर्मचारी या अधिकारी को किसी भी प्रकार की सज़ा दी है कोर्ट मार्शल के द्वारा, कोर्ट मार्शल का मतलब ये होता है कि ये सेनाओं में अनुशासन को बनाए रखने के लिए सैन्य न्यायालयों द्वारा किसी सैनिक को सज़ा दी जाती है, उसको कोर्ट मार्शल कहा जाता है। तो कोर्ट मार्शल के मामले में भी भारत के राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति विशेष को माफ़ी दे सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं। ये वाला पावर है उनको। ये वाली पावर केवल और केवल भारत के प्रेसिडेंट को है, ना तो गवर्नर को है, ना ही किसी मिनिस्टर को है। तीसरा यह है कि मृत्युदंड प्राप्त किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से समाधान देना। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा दी गई है किसी कोर्ट के द्वारा, तो उस कंडीशन में भारत के जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को फांसी की सज़ा या फिर मौत की जो सज़ा दी गई है उसमें भी वो माफ़ कर सकते हैं, उसको टोटली उसको या तो माफ़ कर सकते हैं या फिर फांसी की सज़ा की जगह उसको आजीवन कारावास की सज़ा दे सकते हैं। तो ये तीनों जो समाधान की शक्तियाँ हैं वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो ये हमने भारत के राष्ट्रपति की समाधान के रिगार्डिंग 3 चीज़ें समझने की कोशिश की है, जिनका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल
72 में किया गया। पहला ये है कि केंद्र सरकार से संबंधित जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके रिगार्डिंग, केंद्र सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट है, लोग हैं, उनको भारत के राष्ट्रपति ये समाधान या माफ़ी दे सकते हैं। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति विशेष को कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई सज़ा प्राप्त हुई है तो उस मामले में भी भारत के राष्ट्रपति है वो उस व्यक्ति विशेष को समाधान या फिर माफ़ी दे सकते हैं। और तीसरा यह है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या फिर फांसी की सज़ा दी गई है तो उस कंडीशन में भी भारत के राष्ट्रपति है उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। इन तमाम पावर्स का जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें आज की क्लास में हमने समझने की कोशिश की है। एक बार हम रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा है। तो देखिए, क्लास के शुरुआत में हमने सबसे पहले समझने की कोशिश की थी कि भारत में जो आपके स्टेट गवर्नमेंट से, जो राज्य विधानसभा है, उनके द्वारा अगर कोई बिल पेश किया जाता है और उस बिल को अगर उस राज्य के गवर्नर के द्वारा राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखा जाता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें हमने देखा कि 3 ऑप्शन है, या तो वो उस बिल को पारित कर दे, या फिर वो उस बिल को अपने पास रख सकते हैं, या फिर उस बिल को उस स्टेट असेंबलीज में वापस है वो डिस्कशन या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर पुनर्विचार के भेजने के बाद में भी अगर वो स्टेट असेंबलीज वापस राष्ट्रपति के पास उस बिल को भेजती है तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति है वो उस बिल पे अपनी परमिशन देने के लिए बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, जैसा कि जो संसद के मामले में होता है। अगर संसद किसी बिल को वापस पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति है वो बाध्य होते हैं उस बिल पे अपनी परमिशन देने के लिए। फिर हमने इसमें यह समझा कि आपके जो भारत के राष्ट्रपति है उनके पास में 3 विटो पावर होती है। पहली होती है आपकी एब्सोल्यूट विटो या फिर निरपेक्ष विटो, जिसमें भारत के राष्ट्रपति है वो किसी भी जो बिल है उसको अनुमति दे सकते हैं। दूसरा है आपका निलंबनकारी विटो या फिर सस्पेंशन विटो, जिसमें भारत के राष्ट्रपति है किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और तीसरा हमने समझा था पॉकेट विटो। पॉकेट विटो के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति उस बिल पे कोई भी रिएक्ट नहीं करते, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते, ना तो उसको पुनर्विचार के लिए भेजते हैं संसद को और ना ही उसको परमिशन देते हैं। तो ये हमने पॉकेट विटो के रिगार्डिंग देखा। फिर हमने राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी के रिगार्डिंग तमाम जो पावर्स थे उनमें हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में समझा, जिसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में किया गया है। उसमें हमने समझा कि भारत में अगर किसी दूसरे देश के द्वारा भारत पे अटैक कर दिया गया हो, किसी आतंकी संस्था के द्वारा अगर भारत पे अटैक कर दिया गया हो, या फिर भारत की जो सेना है उनके बीच में अगर किसी भी प्रकार का विद्रोह या फिर रिबेलियन हो जाए तो उस कंडीशन में मंत्रिपरिषद की लिखित परमिशन के आधार पर भारत के राष्ट्रपति है वो देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर हमने आपके राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल के बारे में समझने की कोशिश की थी। उसमें हमने ये समझा कि भारत के राष्ट्रपति है अगर उनको किसी राज्य के गवर्नर के द्वारा ये प्राप्त हो जाए कि वो राज्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए गए रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में मंत्रिपरिषद की लिखित परमिशन के आधार पर भारत के राष्ट्रपति है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और इसको समाप्त है वो सामान्य जो उनकी घोषणा है या फिर जनरल डिक्लेरेशन है उसके द्वारा किसी भी टाइम पीरियड में राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा हमने समझा आपका वित्तीय आपातकाल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें हमने ये समझा कि जब देश में आर्थिक संकट हो जाए, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तो उस कंडीशन में मंत्रिमंडल की लिखित परमिशन के आधार पर भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग देश में वित्तीय आपातकाल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, जो कि देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जा चुका है। और जो आपके राष्ट्रपति शासन है वो समथिंग 134 बार है वो तमाम राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। दिन में से जो मणिपुर और जो यूपी स्टेट्स है उनमें सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन देखने को मिला। और जो आपके नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल है वो अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है, 1962 में इंडिया चाइना के वार के टाइम, और दूसरा हमने समझा कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो वॉर देखने को मिला उस टाइम, और तीसरा हमने समझा कि 1975
वर्ष 1975 में जो आपके इंदिरा गांधी की सरकार है उनके द्वारा देश में उस टाइम पीरियड में नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। तो ये तमाम चीज़ें नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग हमने डिटेल से समझने की कोशिश की है। उसके रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने राष्ट्रीय आपातकाल में ये समझा कि अगर जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 है उस पर राष्ट्रपति को डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में वो ऑटोमेटिक उस पर बैन लग जाते हैं। उसमें दी गई जो तमाम फ्रीडम है या फिर स्वतंत्रता है उन पे। और जो आपके फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग दो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, उनमें किसी भी प्रकार का बैन है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे नहीं लगाया जा सकता है। ये नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल में भी जारी रहता है। तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया है डिटेल से वो सारी चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो अगली क्लास में आप शुरुआती 2 मिनट में मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।